हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट का। और इसमें अगर हम बात करें तो 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये होगा चौथा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम नए सिलेबस के अनुसार टोटल 100 क्वेश्चन जो पूछा जाना है तो फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें आपका हिंदी, जीएस, साथ ही साथ मैथ और इंग्लिश, ये 25-25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर के जो पोस्ट आई है, इन सभी का सिलेबस लगभग सेव है। सभी में यही चीज़ें पूछी जानी है प्री में। ठीक है, करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, करंट अफेयर आपको पढ़ना है 2023-24 वाला। ठीक है, खासकर 24 वाला तो आपको एक करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं है, आप 24 वाला देखिएगा। लोकपाल के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 2024 में पूर्व न्यायाधीश अजय माणिक राव खानविलकर, ठीक है, खानविलकर। तो ये अभी लोकपाल के अध्यक्ष हैं नए वर्तमान में 2024 में, तो ये नाम आपको याद रखिएगा। ठीक है, 2022 की अगर यहाँ पूछा गया तो ए पार्ट इसका हो जाएगा। तब प्रदीप कुमार मोहंती को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से है। आपको करंट अफेयर 2024 का तैयार करना है। इंडियन प्रीमियर लीग मतलब कि आईपीएल के बारे में बात करेंगे तो 2024 का हो चुका है, तो 2024 वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 का याद रखिएगा। 2024 के बारे में बता दे रहे हैं, 17वां संस्करण था 2024 का। और ये जो है इसका स्पॉन्सर कौन किया था, तो टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया था स्पॉन्सर। ये मैच जो 24 मार्च से लेकर 26 मई तक चला था। ठीक है, और चेन्नई में ही इसका उद्घाटन हुआ था और चेन्नई में ही इसका फाइनल हुआ था। तो दोनों चीज़ें कहाँ हुई थी, चेन्नई में हुई थी। और इसमें चैंपियंस कौन बना, तो कोलकाता नाइट राइडर्स बना था। और ये कोलकाता नाइट राइडर्स का जो है तीसरा खिताब था। ठीक है, किसको हराया था इसने, तो इसने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। ठीक है, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ सर्वाधिक रन अगर देखा जाए तो आईपीएल 2024 में विराट कोहली के द्वारा बनाया गया था। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाया हुआ है, 741 रन 2024 में। और सबसे ज़्यादा विकेट लिया था हर्षल पटेल के द्वारा। हर्षल पटेल ने सबसे ज़्यादा विकेट 24 विकेट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर 2022 की बात करेंगे तो उस समय राजस्थान रॉयल्स जो है चैंपियंस बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान रॉयल्स को हराया गया था गुजरात टाइटंस के द्वारा, तो गुजरात टाइटंस जो है चैंपियंस बना था। चलिए, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है। दाब का इकाई मात्रक पूछा गया। दाब का मात्रक जो होता है वो होता है बार। बार में मापा जाता है, बार में इसको मापते हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये गणित का जो है नोबेल, ये मतलब नोबेल जो पुरस्कार होता है उसी के बराबर ये एबल पुरस्कार माना जाता है। तो 2024 वाला आपको याद रखना है। 2024 में एबल पुरस्कार जो दिया गया है, एक गणितज्ञ है, उनका नाम है मिशेल टैलाग्रैंड। ठीक है, मिशेल टैलाग्रैंड। तो इन्हें 2024 का जो है एबल पुरस्कार प्रदान हुआ था। ठीक है, 2022 का अगर देखा जाएगा तो ये प्रोफेसर डेनिस सुनबिन थे जिनको दिया गया था। लेकिन 2024 को आपको याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा इसका मिशेल टैलाग्रैंड, गणितज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मृगी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 17 नवंबर को। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात द्वितीय स्थान पर कौन है। ठीक, करंट अफेयर से टेंशन मत लीजिए, मैं एक पूरा 1 साल का करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको आप लोग देख लीजिएगा तो आपके लिए जो है पर्याप्त होगा। ठीक है, चलिए, कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर आता है भारत। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया था, तो ये जो विधि लगाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में वो चकोटी पद्धति थी। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, चकोटी पद्धति से जो है पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, मानव वृक्क अश्मरी। अश्मरी मतलब किडनी रोग, जो गुर्दा रोग होता है, मतलब किडनी स्टोन जिसको कह सकते हैं, तो अश्मरी कहा जाता है उसको। इसमें पाया जाने वाला जो प्रमुख रासायनिक यौगिक, मतलब कि जो स्टोन है, पत्थर है किडनी का, पत्थरी जिसको कहते हैं, तो उसमें
कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, किसका बना होता है, तो वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ठीक है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे। तो विष्णु का अवतार माना जाता था चैतन्य महाप्रभु को। जो चैतन्य संत थे ये, तो इनके अनुयायी जो थे इन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताना है। तो कौन सी जनजाति थी, तो वो जनजाति खोंड जनजाति, ठीक है। खोंड जनजात है, खोड़ नहीं होगा, खोंड जनजात होगा, जो कि इसने मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। और खोंड जनजाति का विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था 1854-55 के आसपास, ठीक है। खोंड जनजातियां की अगर हम बात करेंगे तो ये उड़ीसा से लेकर बंगाल तक और साथ ही साथ मध्य भारत में निवास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है इसमें से। तो संवैधानिक उपचार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने दिनों तक रखा जा सकता है। तो ये हम इसको रख सकते हैं 3 माह तक। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट, 3 माह तक रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, तो ये गलत है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, तो ये सही है। संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है। केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी पार्ट सही है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता। इसमें से आय की असमानता, तो आय की असमानता में लॉरेंज वक्र से मापा जाता है, गिनी गुणांक भी मापता है, विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या के प्रतिशत से भी मापते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय से हम आय की असमानता नहीं माप सकते। तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित होता है। तो विदेशी व्यापार का भुगतान जो है ये भुगतान संतुलन से संबंधित होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, कृषि मूल्य आयोग स्थापना, ठीक है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया था वर्ष 1965 में। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो महाविभाजन के वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो वो वर्ष है 1921। 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो है जन्म नियंत्रण, ठीक है। जन्म को नियंत्रण किया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी की बात करेंगे तो एकमात्र भारत का जो कि सुल्तानगंज में स्थित है। सुल्तानगंज कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य के भागलपुर जिले में पड़ता है, भागलपुर जिला, ठीक है, सुल्तानगंज पड़ता है। तो वहाँ पे गंगा डॉल्फिन सेंचुरी की बनाया गया है, अवस्थित है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से गुजरते हैं। तो एक ही महाद्वीप है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग जो है कहाँ पर है। तो सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग जो है ये पड़ता है महान झीलों में। महान झील मतलब, महान झील जो है वो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर जो 5 झीलें स्थित हैं वह महान झीलों के नाम से जानी जाती हैं। उसमें अगर हम देखेंगे तो सुपीरियर झील आता है, ठीक है। 5 झीलों में सुपीरियर झील हो गया, मिशिगन झील आता है, मिशिगन, ठीक है, मिशिगन झील हो गया, ह्यूरोन झील है, ह्यूरोन झील है, ठीक है। इसके अलावा इरी झील है, इरी झील के अलावा ओंटारियो झील है। तो ये 5 झीलें जो हैं इनको हम कहते हैं महान झील, ठीक है। और इनका जो है सबसे लंबा स्थलीय मार्ग है जो कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा के सीमा पर ये 5 झीलें पड़ती हैं। चलिए अगला प्रश्न, जापान का सबसे विशालतम द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे विशालतम द्वीप है जापान, 4 द्वीपों में बटा हुआ, उसमें से सबसे विशाल अगर सबसे बड़ा देखा जाएगा तो होन्शु द्वीप आता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को जो है आचरित करती है, मतलब बहुविवाह व्यवस्था अभी भी प्रचलन में है। तो कौन सी जनजातियों में है, तो वो है जौनासारी जनजाति। ए पार्ट इसका राइट है, ए पार्ट क्या है इसका राइट है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो थी वो किस पर आधारित थी। तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें प्रयोग किया गया था जो है वो आधारित रहा था प्रथनकों पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रथनक। चलिए
दिया उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो दिया सलाई का प्रमुख केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में वो पड़ता है बरेली जिले में। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, बरेली जिला। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन होगा वो होगा मैथ से, ठीक है, 25 क्वेश्चन। चलिए इसको लगाने वाले हैं, लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से दिया गया है कि किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया है, ठीक है, और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। तो सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं, 100 हैं। टोटल कर्मचारी मान लेते हैं 100 हैं। तो कुल वेतन कितना हो जाएगा? तो 5000 औसत वेतन दिया गया, तो कुल कितना आएगा? तो 100 कर्मचारी का 5000 औसत है, तो गुणे 100 कर देंगे तो कुल आ जाएगा जो हो जाएगा ये 50,000, ठीक है, नहीं सॉरी 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो गया। तो कुल वेतन मतलब कुल पैसा 5 लाख हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 5200 है, और तो मान लेते हैं कि पुरुष जो है x है, ठीक है, पुरुष कितना है, पुरुष की संख्या x है। तो 5200 इनका वेतन है, तो 5200 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, टोटल। तो 5200 इंटू एक्स हो जाएगा टोटल, प्लस तो महिला कर्मचारी अगर x से पुरुष हो गया तो महिला कितना है? तो महिला हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमने 100 माना हुआ है, तो 100 माइनस एक्स जो होगा महिला की संख्या हो गई। और महिला का वेतन जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 4200 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4200 इंटू 100 माइनस एक्स कर देंगे, और ये बराबर हो जाएगा कुल वेतन के, यानी कि 5 लाख के, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करके क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। सॉल्व करते हैं तो ये 5200 एक्स तो ऐसे रहेगा 5200 इंटू एक्स प्लस 4200 को अंदर अगर हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 4200 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4200 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, माइनस 4200 एक्स हो जाएगा, ठीक है, और बराबर के ये 5 लाख के हो जाएगा, ठीक है, 5 लाख के हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 5200 में से 4200 अगर घटाएंगे तो 1000 एक्स आ जाएगा, 1000 एक्स ये बराबर के हो जाएगा 5 लाख माइनस 4,20,000, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से 1000 एक्स बराबर हो जाएगा 80,000 के घटा देंगे तो 80,000 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 3 शून्य से काट देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 80 के। एक्स बराबर कितना आ गया? 80। तो 80 क्या हो गया? 80 जो एक्स बराबर हमने माना था पुरुष की संख्या, तो वो आ गई। अब पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत पूछा गया, तो 80 पुरुष हैं टोटल 100 में से, तो इनका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगा कितने पुरुष हैं, तो 80% पुरुष हैं, ठीक है, 80% यहाँ पे पुरुष हो जाएंगे, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि x प्लस 1/x+2 बराबर -4। तो हमें मान निकालना है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का मान। तो यहाँ जो ये मान दिया गया है हम इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 बराबर -4 के। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, और इधर पक्षांतर करके -4 से इसको गुणा करेंगे तो 4x और -4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 6x, ये 4 इधर आएगा प्लस में आएगा जुड़ जाएगा 6x हो जाएगा, और प्लस 8 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आ गया वो आ गया x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो x² प्लस 6x प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप जब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो सेम ऊपर वाला ही आएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -3। x का मान कितना आ जाएगा, -3 के, ठीक है। x का मान कितना आ गया, -3 के, यहाँ से आ जाएगा पक्षांतर करके। अब फिर इसके बाद हम इसमें x का मान रख देंगे। तो यहाँ पे x² है यानी कि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, प्लस x है तो x का मान -3 है, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे -3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 दिया गया तो प्लस 1 ऐसे रख देते हैं। तो इस तरीके से ये कितना मान हो जाएगा, 9 1 10 -3
ये बराबर आ जाएगा 10-3 बराबर ये 7 आ जाएगा। ठीक है, 10-3 बराबर ये 7। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। इस तरीके लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत 43 दिया गया, पहली 3 का औसत देगा 37, अगली 7 संख्याओं का औसत दिया गया 47। फिर पूछा गया कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 3 गुना है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है, तो 11वीं और 13वीं का औसत क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो 13 संख्याओं का एवरेज जो दिया गया 43, अगर हम इसमें 13 संख्याओं का योग निकालेंगे कुल, तो कुल योग क्या हो जाएगा, तो हम इसमें 43 गुणे 13 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 43 में 13 का गुणा करेंगे तो 559 आएगा। पहली 3 का एवरेज जो दिया गया है वो कितना है, तो फर्स्ट 3 का जो एवरेज है वो दिया गया है 37। तो कुल निकालेंगे तो 37 गुणे 3 कर देंगे। और फिर लास्ट जो दूसरा जो कंडीशन है वो दिया गया है कि अगली 7 संख्याओं का औसत 47 है, तो 47 गुणे 7 कर देंगे तो इनका कुल निकल के आ जाएगा। अब 37 गुणे 3 करेंगे तो कितना होता है, तो 111 हो जाता है, और 47 गुणे 7 करेंगे तो 329 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अंतिम 3 और संख्या बची, टोटल संख्या 13 है, 7 और 3 का हो गया। अब अंतिम 3 जो और संख्या बची तो उनका हमें कुल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो अंतिम 3 संख्याओं का जो योग आएगा वो क्या होगा, टोटल जो 559 दिया गया है इसमें से अगर हम 111 और 329 को जोड़ के घटा देते हैं तो हमें लास्ट वाली 3 संख्याओं का योग हमें पता चल जाएगा। तो इसको जब जोड़ के घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा आपका कितना, 119। ठीक है, जो कि लास्ट की 3 संख्याओं का योग हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि 12वीं संख्या जो है वो आपकी कितनी है, x है। 12वीं संख्या क्या है, x है। और आगे जो क्वेश्चन में कहा गया कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या की 3 गुना है, तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगी, तो 11वीं संख्या आपकी 3x हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। और इसी प्रकार फिर 13वीं संख्या जो है वो 12वीं संख्या जो है वो 13वीं संख्या से 1 अधिक है, तो आपकी 13वीं संख्या कौन सी हो जाएगी, 13वीं संख्या हो जाएगी x-1। तो इस तरीके से आपको 3 संख्याएं पता चल गई, और इन्हीं 3 संख्याओं का योग हमें 119 मालूम है पहले से। तो हम क्या करेंगे कि इनको हम जोड़ देंगे, जब इनका योग मालूम है तो योग कर देंगे, इनको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो 11वीं संख्या 3x, 12वीं संख्या x और 13वीं संख्या x-1। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये बराबर हो जाता है 119 के। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 3 1 4 1 5x हो जाएगा, और 5x बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, हो जाएगा 120। और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 19 10 2 हासिल 5 चौके 20, तो x बराबर आ गया आपका 24। ठीक है, फाइनल x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। हमें निकालना क्या है, निकालना हमें है 11वीं और 13वीं का औसत। तो x जो आया है ये 12वीं संख्या माना था हमने। ठीक है, 12वीं संख्या थी x का मान, तो 11वीं संख्या जो है 3x, मतलब कि 24 गुणे 3 हो जाएगी। 11वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 24 गुणे 3। ठीक है, तो 24 गुणे 3 कितना होता है, 72 होता है। और 13वीं संख्या कितनी हो जाएगी, एक इसमें से 12वीं में से कम करना, यानी कि 23 हो जाएगा। और हमें 11वीं और 13वीं का औसत निकालना, तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं बाई 2 कर देंगे तो क्या माना जाएगा, उसका औसत आ जाएगा। तो 72 + 23 हो जाता है 95, और 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 47.5। और यही हमें निकालना था, जो कि आपका दिया गया है बी पार्ट में, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी स्कूटर पर इस शर्त पर खरीदता है कि 24,000 रुपये अभी देगा और बची हुई राशि का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की तो बराबर किस्त वार्षिक किस्त में 10,584 में चुकाता है। स्कूटर की मूल कीमत क्या थी ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए, अब ये किस्तों में दे रहा है, 2 बराबर किस्तों में 10,584 के हिसाब से दे रहा है। लेकिन उस मतलब उस स्कूटर जो लेता है उसका 24,000 जमा दे कर देता है, लेकिन कुछ राशि मतलब कुछ धन रह जाता है जिसको 5% की दर से देता है 10,584 रुपये के रूप में 2 किस्त में। ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि स्कूटर का मूल कीमत क्या था। तो सबसे पहले जो किस्त देता है उसको हमें बताना कि वो किस राशि पर जो है ये 2 किस्तें देता है, कितने राशि पर, इसको निकालना है। और इसको निकाल जब लेंगे तो उसको इसी मूल 24,000 में जोड़ देंगे, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5% की दर है दिया गया है, मतलब 5% की दर से वो दे रहा है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, अगर 5% की दर करेंगे 5/100 तो हो जाएगा 1/20, यानी कि 20 रुपये उसकी प्राइस है।
तो वो 21 रुपये में, मतलब 1 रुपये किस्त दे रहा है, तो टोटल 21 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, ठीक है। अगले 1 साल देगा किस्त, और फिर दूसरे साल इसी का 400 रुपये हो जाएगा प्राइस, तो इसका जो है इंस्टॉलमेंट चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 441 रुपये देगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब जो इंस्टॉलमेंट है वो दिया गया है 441 रेशियो के, जो दे रहा है 10,584 रुपये। तो हमें निकालना है यहाँ पर 1 रेशियो का मान, ठीक है। 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो देखिए पहला जो दिया गया है, पहला किस्त है 21 रेशियो का, तो 21 रेशियो का दिया गया है 10,584 रुपये का। यहाँ से 1 रेशियो का मान हो जाएगा, 21 से डिवाइड करेंगे तो 504 आ जाएगा। तो पहली जो प्राइस थी हमारी कितनी थी, 20 थी, तो 20 रेशियो के, तो 20 गुणे 504 यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 20 से अगर गुणा करेंगे तो 10,080 रुपये आ जाएगा आपका, 10,080 रुपये आ जाएगा एक पहली वाली किस्त का जो मूल प्राइस हो जाएगा। फिर दूसरी किस्त फिर 10,584 दिया, जो कि बनती है 441 रेशियो पे, तो ये हो जाएगा 10,584 रुपये। यहाँ से 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो ये जब डिवाइड होगा 441 से तो ये आ जाएगा 24 के, 1 रेशियो बराबर 24 के। और यहाँ से जो दूसरा मूल प्राइस है आपका 400 है, तो 24 रेशियो दिया गया यहाँ इसके अनुसार, 1 रेशियो बराबर यहाँ से 24 आ जाएगा, तो 400 गुणे 24 कर देंगे, और इस तरीके से आपका मूल प्राइस जो निकल के आएगा वो 24 चौका 96, यानी कि 9,600 रुपये दूसरे का मूल प्राइस है, दूसरी किस्त का। तो इस तरीके से मूल प्राइस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 10,080 प्लस 9,600 रुपये जो आया है, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो मूल प्राइस जो है पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 19,680 रुपये। तो इसी पर 2 किस्त गया था, एक गया था 10,584 का, और फिर अगले साल फिर गया था 10,584 का, 2 बराबर किस्त दिया था। तो ये मूल की रुपये हो गया। अब ये जो दिया था, खरीदा था 24,000 रुपये में, 24,000 तुरंत जमा किया था, तो 24,000 वो इसी में हम जोड़ देंगे 19,680 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43,680, यानी 43,680 रुपये जो होगा वो स्कूटर का एक्चुअल प्राइस था, मतलब कि इतने में पड़ा था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 43,680 रुपये इसका करेक्ट सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 रुपये पर किलो के मूल्य वाली चाय की कितनी मात्रा को 102 रुपये पर किलो के मूल्य वाली 110 किलोग्राम चाय के साथ मिश्रित किया जाए, ताकि इस प्रकार प्राप्त मिश्रित चाय 108 रुपये पर किलो की दर से बेचने पर दुकानदार को 12.5% का लाभ प्राप्त, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, चलिए इसको भी लगाते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है 12.5% का लाभ प्राप्त। अब 12.5% का लाभ मतलब कि ये हो जाता है 1/8, ठीक है। इसको बटे में बदलेंगे तो 1/8, मतलब कि 8 रुपये की सामान है, 9 रुपये का बेचता है, तब ये जाके 1 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, जिसको 12.5% के हिसाब से कहते हैं लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है 108 रुपये, 108 रुपये जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 108 रुपये जो दिया गया है ये 9 रेशियो के दिया गया है, ठीक है, बेचने पर। तो 108 तो 9 रेशियो के हो जाएगा 108, तो 1 रेशियो के हो जाएगा यहाँ पे 12, 1 रेशियो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो जब 12 हो गया तो इसका अगर हम मूल एक्चुअल किलोग्राम निकालेंगे प्राइस खरीद रेट, तो क्या हो जाएगा, तो 12 गुणे 8 करेंगे तो 12 8 96 kg आ जाएगा, 96 kg, 96 किलोग्राम आ गया। तो 96 जब किलोग्राम आया तो इसको हम बनाएंगे फिर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, जो दिया गया है मिक्सचर में बनाएंगे, तो 91 किलोग्राम का दिया गया है, दूसरा दिया गया है 102 किलोग्राम, ठीक है। तो इन दोनों का अब हमें आ गया एक्चुअल, तो मिश्रित हो जाएगा जो 96 बीच में, तो इसको इससे घटाएंगे, तो इसको यहाँ पे जब घटाएंगे 102 में से 96 जाएगा तो 6 आ जाएगा अनुपात में, और जब 96 में से 91 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 6:5 आपका जो है प्राप्त हो गया इस तरीके से, ठीक है। हमें निकालना क्या है कि जो 91 रुपये वाली जो पहली प्राइस है, पहली जो है चाय, उसका हमें कितनी मात्रा में जो है बेचा जाए जिससे लाभ प्राप्त हो।
तो देखिए, ठीक है, ये हो गया। और इसका 102 वाला दिया गया 110 किलोग्राम, ठीक है, 110 किलोग्राम चाय दिया गया 102 वाला का। दूसरी चाय का जो है क्वांटिटी दिया गया 110 किलोग्राम। तो हमें निकालना है पहली वाले का। तो 110 किलोग्राम जो दिया गया है, ये दूसरी वाले का दिया गया है, पहली वाला का निकालना। तो पहली वाले का हमें जो है आ, दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 5 आया है क्वांटिटी, ठीक है, मात्रा जो आया है 5, ये 5 क्या हो जाएगा, ये 5 इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो पहली वाली निकालना है उसमें हम गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा 110, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आ जाएगा। और 22 गुणे 6 जो होता है 132 होता है। तो हमें यही निकालना था, 132 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। 132 किलोग्राम हम 91 रुपये पर किलो ग्राम के हिसाब से जब बेचेंगे तो हमें 12.5% का लाभ होगा। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए अगला प्रश्न में हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है, ठीक है। ये दिया गया है इसमें अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या में हम क्या करते हैं कि जितने भी अभाज्य संख्याएं बन सकती हैं इनको तोड़ के गुणनखंड करके अभाज्य संख्याओं में लिखेंगे। फिर जो पावर होता है, पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और पावर को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वही हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो जैसे 30 लिखा, 30 को अगर हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3, 2 तिया 6, गुणे 5, 6 पंचे 30 की पावर 26 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं की पावर 51। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 की पावर 23। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड में टूट गए। आप क्या करेंगे कि सबको अलग अलग कर देंगे। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 26 इंटू 3 की पावर 26 इंटू 5 की पावर 26 हो जाएगा। अलग अलग कर देंगे। गुणे 5 की पावर 51, गुणे 5 की पावर 51, फिर गुणे 2 की पावर 23, गुणे 2 की पावर 23 और गुणे 3 की पावर 23 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जितने भी पावर हैं, पावर सबको जोड़ देंगे। मतलब 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 51 प्लस 51 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो आपका मान आ जाएगा 249, ठीक है। आप जोड़ के देखिएगा 249 आएगा। तो इसलिए ए पार्ट है 249 ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दो व्यवसायी हैं पी और क्यू। एक व्यवसाय में 5/6 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन्होंने व्यवसाय में अर्जित लाभ के 30% का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभ हुए आपस में बांटते हैं। यदि लाभ में पी का हिस्सा 88,900 रुपये है तो व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, पूरा लाभ बताना। तो पी और अनुपात की का अनुपात क्या है, पी अनुपात क्यू का अनुपात 5:6 है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो निवेश किया गया जो राशि है वो 5:6 है, ठीक है। तो निवेश की गई राशि बराबर लाभ के होता है। तो जितना निवेश किया गया अनुपात होता है वही लाभ के बराबर हो जाता है, ठीक है। यही कितना हो जाएगा, यही लाभ के बराबर 5:6 हो जाता है। तो यहाँ से दिया गया है 5 रेशियो के, मतलब 5 जो है पी का है, तो पी को 5 रेशियो का लाभ होता है और पी का हिस्सा है 88,900 रुपया। तो पी 5 रेशियो के 88,900, तो एक रेशियो का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। 28,900 को 5 से जब डिवाइड करोगे तो 17,780 रुपये आ जाएगा। हमें निकालना है कुल कितना लाभ हुआ, तो व्यवसाय में कितना हुआ। तो कुल कुल लाभ जो यहाँ से देखेंगे तो 5, इसको 6 रेशियो, उसको 5 रेशियो, तो 11 रेशियो टोटल लाभ हुआ। तो 11 रेशियो क्या हो जाएगा, 11 रेशियो देखेंगे तो 11 गुणे 17,780। जब एक रेशियो का मान पता है तो इसी से गुणा कर देंगे। ये मान आ जाएगा 195580, ठीक है, इतना आ जाएगा। 1,95,580 टोटल जो है लाभ आ गया। 1,95,580 टोटल लाभ आ गया, लेकिन अभी निकला नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो ये जो आया है ये कितना आया है, ये जो आया है यहाँ पे मान लेते हैं कि कुल लाभ कितना है 100%, ठीक है। मान लेते हैं कुल लाभ कितना है 100%। तो जिसमें बताया जा रहा है कि व्यवसाय में अर्जित लाभ के 30% का पुनर्निवेश करने का निर्णय ले लिया गया। तो यानी जो ये मान आया है ये 70% सिर्फ आया है, 70% आया है। तो 70% बराबर 1,95,580। तो यहाँ से 1% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1,95,580 बटे 70 के हो जाएगा। अब टोटल निकालना है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो 195,580 बटे 70 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है।
तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो कुल लाभ निकल के आ जाएगा। तो 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। 5 बचेगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। 6 बचेगा, 7 9 63, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, और ये 2 जीरो लगा है तो इसको भी लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,79,400 रुपये जो होगा टोटल आ जाएगा इसका लाभ। तो कुल लाभ कितना अर्जित हुआ, 2,79,400 रुपये, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बी पार्ट क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुल मूलधन के 5/12 भाग को 9% वार्षिक दर पर और 2/9 भाग को 11% वार्षिक दर पर और शेष भाग को 16% वार्षिक दर पर जो है निवेश किया। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 2586 रुपये, तो कुल निवेश ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जो कुल मूलधन है वो कितना है, इसका 36 है। 36 कहाँ से आएगा, जो है 5/12 है, 2/9 है, ठीक है। तो 9 और 12 का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 को हम टोटल मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, मूलधन है, ठीक है, मूलधन है। तो यहाँ से कहा गया है कि 5/12 और 2/9, तो 5/12 भाग कितना हो जाएगा, तो 12 तिया 36, 5 तिया 15, 15 भाग हो गया। 2/9 भाग कितना हो गया, तो 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, तो 15 और 8, 15 भाग 8 भाग हो गया। अब कितना बचा इसमें शेष, जो शेष भाग को 16% पर करता है, तो शेष कितना बचा, तो 13 बचा, ठीक है। शेष कितना बचा, 13। तो 13 को 16% पर निकालता है और इसको 11% पर और इसको 9% पर। तो तीनों का अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, एक ही साल का है। तो 15 रेशियो के 15 इंटू आर, इसके हिसाब से 5/12 के हिसाब से 9%, तो 9 इंटू टी का मान 1 हो जाएगा, अपान 100 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम इसका निकालेंगे तो 8 गुणे 2/9 भाग वाले का 11% दिया गया है, बटे 100 हो जाएगा। और शेष भाग का 16% दिया है, तो 13 गुणे 16/100 हो जाएगा। तो ये टोटल अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका मान, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15 9 135/100, ठीक है। ये हो जाएगा 11 88/100 और ये हो जाएगा 13 गुणे 16, 13 गुणे 16 बराबर होता है 208/100। ये इतना हो गया हमारा, क्या आ जाएगा, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज टोटल दिया गया है 2586 रुपये। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे, रेशियो में आया है, इनको जोड़ेंगे तो 135 प्लस 88 प्लस 208, चूँकि तीनों का नीचे वाला जो चीज़ है 100 वो बराबर है, इसलिए तीनों को हम ऐसे एज इट इज जोड़ के बराबर एक कर देंगे 2586, ठीक है। 2586 रुपये के बराबर हो जाएगा ये। सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 431/100 इंटू रेशियो के 2586। और सॉल्व करते हैं तो 1 रेशियो के आ जाएगा मान 2586/431 इंटू 100। इसको आप गुणा भाग करिएगा तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 600। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब 1 रेशियो का मान जब 600 आ गया तो हमें 36 रेशियो का मान मतलब हमें कुल निवेश मतलब मूलधन ज्ञात करना था। तो 36 रेशियो, तो 600 गुणे 36, 36 छक्का 216 इंटू 0, तो मतलब 21,600 रुपये तुम्हारा मूलधन आ जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया। तो ए पार्ट इसका राइट है, 21,600 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2186 रुपये को एम एन और पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनमें से हिस्से में से 26 रुपये 28 रुपये और 32 रुपये कम कर दिए जाएँ तो शेष राशि 9:13:8 के अनुपात में बीच बट जाती है। तो एम को मिली हुई कुल राशि बताना है। तो देखिए ये जो हिस्से में कम कर रहे हैं इनको हम जोड़ते हैं पूरा, 26 प्लस 28 प्लस 32 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 86। ये 86 रुपये कम कर दिए जा रहे हैं, किसमें से, 2186 में से, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो टोटल अब आपका आ जाएगा 2100 रुपये। अब 2100 रुपये किस अनुपात में बांटा गया, तो 9:13:8 अनुपात में बांटा गया। मतलब कि 9 रेशियो प्लस 13 रेशियो प्लस 8 रेशियो में बांटा गया और ये टोटल 2100 रुपये बांटा गया, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे अगर तो ये 30 रेशियो के बराबर हो जाएगा 2100। सॉल्व करेंगे तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 70, ठीक है। 1 रेशियो का मान 70 आ गया। एम का मान पूछा गया तो एम का मान 9 रेशियो का है, तो 9 रेशियो, 1 रेशियो का मान 70 है तो 9 रेशियो कितना, तो 70 गुणे 9 हो जाएगा।
यानी कि 963, 630 रुपये हो गया। अब m का कितना हिस्सा कम किया गया था, तो 26 रुपये और कम किया गया था, तो 26 इसमें हम जोड़ देंगे तो 6, 3 2 5 और 656 रुपये। तो फाइनल m की वैल्यू जो आएगी वो 656 रुपये होगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया। ठीक है, बी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, यदि किसी सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है 10 बजे, कोई व्यक्ति है और अपनी यात्रा 10 बजे शुरुआत करता है, ठीक है, और वो मतलब 10 बजे शुरुआत नहीं करता, ये अपनी यात्रा शुरू करता है सिर्फ, और 10 बजे तक वो यात्रा 7/24 तय कर लेता है, और उसी दिन 1:30 बजे वो अपनी यात्रा का 11/18 भाग तय करता है। तो ज्ञात कीजिए उसने कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ किया गया था। तो यात्रा कब शुरू किया गया था ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 7/24 यात्रा तय कर लेता है और 11/18। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं 24 और 18 का, तो हो जाता है ये 72। तो 72 हो जाएगा इसका कुल दूरी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 10 बजे और 13 बजे ये दो टाइम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 11/18, अगर 11/18 जो दिया गया भाग, तो 72 से अगर गुणा करेंगे तो कितने किलोमीटर हो जाएगा, तो 44 किलोमीटर हो जाएगा। 44 किलोमीटर हो जाएगा। और 7/24 जो भाग दिया गया, इसको अगर 72 किलोमीटर से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है आपका 24 या 72, यानी कि आपका आ जाता है 7×21 किलोमीटर। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 44 - 21 ये आ जाता है 23 किलोमीटर। तो 23 किलोमीटर और 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, तो इन दोनों के बीच कितना घंटे का अंतर हो जाता है, तो 3.5 घंटे का अंतर। 3.5 घंटे का जो अंतर होता है, ये दूरी इसमें 23 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अगर हम 3.5 को और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 3 सही 50 मिनट बटे 60 कर देते हैं। तो इस तरीके से यह आपका आ जाएगा 23/6। एक शून्य से कम कट जाएगा, 6×18 5, 23/6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 23 किलोमीटर जो है 23/6 घंटे में पूरा करता है, 23/6 घंटे में पूरा करता है। तो इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे कि 23 किलोमीटर को कितना समय लगेगा, तो 23 गुणे 23, 23/23 गुणे 6 हो जाएगा, जो कि 6 घंटे में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो 21 किलोमीटर को तय करने में लगा समय कितना होगा, टोटल बचता कितना है 21 किलोमीटर, क्योंकि 21 किलोमीटर की दूरी जब तक आ जाता है तब 10 बच जाती है। तो 21 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 21/6 कर देंगे, तो 3 घंटे और 30 मिनट, मतलब कि 3.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब 10 बजे वो 21 किलोमीटर की दूरी पर होता है और 3.5 घंटे में वो 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 बजे में से 3.5 घंटा अगर घटाएंगे तो बच जाएंगे 6:30। 6:30 AM टाइम होगा कि इतने बजे उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो 6:30 AM इसका राइट हो जाएगा, डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमें इकाई का स्थान इसमें बताना है क्या होगा इतने में। तो इकाई का स्थान आप लोग भली बात इसका निकाल लेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 13 16 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 2 शेष बचते हैं। देखिए 13 16 से क्रमशः विभाजित करने पर 2 और 5 शेषफल बचते हैं। अगर हम इसको घटाते हैं इसमें से, तो 13 में से 2 में 11, 16 में से 5 में 11, यानी कि बराबर संख्या आती है। अतः जो संख्या होगी वो क्या होगी, एलसीएम ऑफ 13 16 - 11। ठीक है, तो 13 16 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, तो 13 गुणे 16 ही हो जाएगा इसका एलसीएम, -11 करेंगे, 13 गुणे 16 का मान हो जाता है 208, -11 करेंगे, और इस तरीके से जो संख्या होगी वो 197 हो जाएगी। ठीक है, 197 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच अनुपात बताना है। तो प्रथम संख्या मतलब ए है, ए का 1/2, दूसरी संख्या के मतलब बी है, बी के 0.25 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो a/2 बराबर हो जाएगा बी गुणे 0.25 बटे, अगर दशमलव हटाना है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो इस तरीके दशमलव हट जाएगा, तो 25 चौका 100, तो b/4 आ जाएगा। मतलब कि a/2 बराबर b/4। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। दिस इम्प्लाइड दैट a/1
A/1 बराबर B/2, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से हम A/B अनुपात अगर हम निकालेंगे तो A/B क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इसका राइट आंसर है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का हमें बात याद करना है, ठीक है। यानी कि हमें A/B अनुपात नहीं पूछा, B/A पूछा गया, तो B/A हो जाएगा 2/A। अब यहाँ पे ए पार्ट से ही जाएगा, तो ये भी ध्यान देना है, ए पार्ट इसका करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में हमें बताना है एक्स का मान, ठीक है। एक्स का मान ज्ञात करना है, इसका सॉल्व करेगा, एक्स का मान बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, इजी है, लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलौने को 13% की हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर है 216 रुपये, तो यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है। देखिए 13% हानि, 13% हानि मतलब नेगेटिव से डिनोट करेंगे तो 13/100 कर देते हैं, मतलब 100 रुपये की वस्तु है कोई, तो उसको 87 रुपये में बेचेंगे, तभी तो 13% की हानि होगी ना। तो खरीद मूल्य उसका कितना है, 100 रुपये, और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य उसका 87 हो जाता है। और 11% लाभ, 11% लाभ है मतलब 11/100, यानी कि 100 रुपये की वस्तु है तो उसको हम बेचते हैं 111 रुपये में, तभी 11% की लाभ होगा। अब इन दोनों का अगर रेशियो का डिफरेंस देखते हैं, 87 और 11, 87 और कितना 111 होता है, तो ये होता है 24, और 24 रेशियो के दिया गया है 216 के, तो एक रेशियो के कितना हो जाएगा, 216/24, यानी कि 9 के आ जाएगा, ठीक है। 24 9 216, तो यहाँ से एक रेशियो पता चल गया। अब फिर कह रहा है कि 12% का लाभ प्राप्त, 12% का लाभ प्राप्त, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो मतलब 12/100, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसको 112 रुपये में बेचना चाह रहा है, तभी 12% का लाभ होगा। तो 112 रेशियो पूछा गया, उसका विक्रय मूल्य निकालना, तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 9 रेशियो, एक रेशियो बराबर 9, तो 112 रेशियो बराबर 112 गुणे 9 कर देंगे, तो 112 गुणे 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 रुपये, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1008 रुपये। और अगर उसका पूछा जाए क्रय मूल्य, तो 9 गुणे 100 कर देंगे, यानी कि 900 रुपये उसका खरीद मूल्य हो जाएगा, ठीक है। 900 रुपये क्या हो जाएगा, खरीद मूल्य हो जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछा गया तो 1008 इसका सही है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41। 41 दिया गया है, एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति हमें बताना। तो मान लेते हैं ट्रेन की जो लंबाई है पहले वाली की, वो है x मीटर, ठीक है, x मीटर है, x मीटर लंबाई है, x मीटर क्या है, लंबाई है, ठीक है। पहले वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी है x और समय लगता है 20 सेकंड खंबे को पार करने में। तो उस पहले वाली ट्रेन की जो चाल हो जाएगी x/20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब कह रहा है कि वही ट्रेन एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में, मतलब कोई प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबा है, उसको 35 सेकंड में पार कर जाते हैं, यानी कि वो पहले 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करेगी, इसके बाद फिर अपना जो उसकी लंबाई है वो पार करेगी, तब जाके माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, लंबाई जो होगा टोटल x + 300 हो जाएगा, मतलब उसकी भी लंबाई उसमें जुड़ जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया, ठीक है, लंबाई। अब चाल जो निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो x/300 बटा हो जाएगा 35 सेकंड में पार कर दे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये चाल जो है x/20 के चाल के बराबर होगी, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो लंबाई जो है हमें पता चल जाएगा ट्रेन की कितनी है एक्चुअल पहले वाली की। तो x + 300/35 बराबर x/20 के हो जाएगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, 5 से पहले काट देंगे, 5 से 35, 5 चौक 20। अब सॉल्व करते हैं, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4 × 1200 बराबर हो जाएगा 7x, ठीक है। अब 4x उधर जाएगा तो 1200 बराबर के आ जाएगा 7 - 4 हो जाएगा, मतलब कि 3x। तो x का मान आ जाएगा 400, x का मान कितना आ गया, 400, और जो x हमने माना था ट्रेन की लंबाई, तो 400 मीटर हो गया ट्रेन की लंबाई, तो उसका जो चाल कितना हो जाएगा, तो 400/20 कर देंगे, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड पहले वाली ट्रेन की चाल है। लेकिन हमसे जो पूछा गया है दूसरी ट्रेन की चाल, जो कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 10 सेकंड में उसको ये 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चाल
पार करती है। अब यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत अगर जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 200 प्लस 400 ये दूरी हो गया, बटे समय लगता है 10 सेकंड। ठीक है, समय कितना लगता है 10 सेकंड, तो 600 बटे 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ट्रेन। ठीक है, टोटल एवरेज चाल आ जाएगी दोनों की मिला के। अब इसमें से हमें दूसरी अगर सेकंड वाले की चाल निकालना है तो पहला वाला जो है उसको घटा देंगे, 60 माइनस 20 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो किसी पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ठीक है, और आयत की लंबाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है लंबाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। वर्ग का परिमाप पूछा गया है। मतलब कि जो आयत की लंबाई है L 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है लंबाई का 1/5 मतलब 25/5 से 1 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई आ जाएगा मतलब 25 माइनस 1 मतलब कि 4 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई है आयत का। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर होता है। ये बराबर है 4 गुना इसके आयत के क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 4 इंटू L गुणे बी 25 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए स्क्वायर हो जाएगा 2500 का 100 गुणे 400 हो जाएगा। ए बराबर निकल के आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे 400 का तो होता है 20। तो ए का मान आ जाएगा 20, मतलब कि भुजा का मान, वर्ग की भुजा का मान 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब हम परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुणे 20 करेंगे तो 80 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वर्ग का परिमाप। तो 80 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रवणता बराबर -4, मतलब कि m बराबर -4, y माइनस प्रतिच्छेद करती है बराबर 2 के, तो होने वाली जो रेखा है इसका समीकरण बताना है। ठीक है, जो फार्मूला होता है यहाँ पे अगर देखेंगे तो y1 बराबर हो जाएगा 2 के, y1 बराबर 2 के और x1 बराबर यहाँ पे 0 मान दिया गया। ठीक है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। जो फार्मूला है वो होता है y माइनस y1 समीकरण का इंटू m x माइनस x1, ये समीकरण होता है। यहाँ पे मान रख देंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा बराबर m का मान -4, x माइनस 0 हो जाएगा x1 का मान। यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 बराबर -4x हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो y प्लस 4x बराबर 2 के हो जाएगा। यहाँ हम इन सब पूरे समीकरणों को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x अपान 2 प्लस y अपान 2 बराबर 2/2। काटेंगे तो यहाँ पे काट पीट करके तो 2x हो जाएगा प्लस y अपान 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये मान जो आया ये समीकरण बन के आता है, और ये समीकरण लिखा हुआ है आपके बी पार्ट में। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, घन और गोले की ऊंचाई समान दिया गया, आयतन का अनुपात मतलब कोई घन है उनकी जो ऊंचाई है वो समान है और गोले का जो ये व्यास होगा वही जो समान हो जाएगा। तो ए मान लेते हैं दोनों का है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी r बराबर हो जाएगा a/2 गोले का। गोले का आयतन क्या होता है, ठीक है, घन का आयतन क्या होता है a³ होता है, बटे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, यहाँ से रखेंगे अगर हम मान को तो देखिए 4/3, ये 3 ऊपर जाएगा, 3a³ हो जाएगा और इंटू 4 पाई बचेगा। ठीक है, r³ मतलब a/2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो मतलब a³ बटा 2³ का 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ से a³ कैंसिल हो जाएगा और 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा पाई। तो इन दोनों का आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा 6:पाई, तो 6:पाई हो जाएगा, 6/पाई या 6:पाई। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है तो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात करना है। मान लीजिए संख्या x है, तो x को दोगुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और उसमें 20 जोड़ देते हैं तो वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को मतलब कि x को ही 8 गुणा करके उसमें गुणनफल में से
4 घटाया जाए तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से अब निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 इधर आ जाएगा तो प्लस में आएगा, तो 20 4 24 हो जाएगा। 2 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 8 में से 2 हो जाएगा तो 6x बचेगा। x का मान कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, तो 4 हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया था। ठीक है, तो इजी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी धनात्मक संख्या भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4 से ही 1/4 प्राप्त होता है। मूल भिन्न संख्या मान लेते हैं, मूल भिन्न संख्या जो है वो क्या है, x है। तो x के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो वो संख्या क्या प्राप्त होता है, 4 से ही 4 1/4, मतलब कि 4 चौक 16, 1 17/4 प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ें दिया गया है यही। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x² बराबर 17/4 - 2 हो जाएगा। x² बराबर एलसीएम लेंगे 4 का, 17 - 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8। x² बराबर 17 में से 8 जाएगा 9/4 हो जाएगा। x बराबर मिल जाएगा आपको 3/2। ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे, 9 5 4 का 3/2 हो जाएगा। लेकिन 3/2 ऑप्शन है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से 2 को 3 को भाग करेंगे 2 से, तो एक बार जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 बचेगा, ऊपर हो जाएगा। 1 से ही 1/2 इसको लिख सकते हैं, तो 1 से ही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न। गणित की विशेष सामग्री के चयन के लिए जिस आधारभूत प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया था वो कौन सा है। तो अब इसको बताना है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो इसमें अगर देखा जाए तो निर्णय परक प्रक्रिया, प्रयोगात्मक प्रक्रिया, विश्लेषणात्मक, ये तीनों करते हैं लेकिन परंपरागत क्रिया नहीं करते। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हमें नहीं वाला बताना था। ठीक है, अगले प्रश्न में हमें एचसीएफ बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। इसमें और इसमें महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक मतलब कि हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है उसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 5 सिर्फ 5 है। तो यहाँ पे सिर्फ जो हाईएस्ट निकलेगा वो क्या होगा, सिर्फ 5 ही निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 निकल के आ जाएगा सबसे छोटा वाला। फिर इसके बाद देखिए अब इनमें कोई नहीं रहेगा, तो इस तरीके से आप कोई ऑप्शन नहीं लेंगे, तो यही हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि एचसीएफ। तो 5 गुणे 4 चौक 16 चौके 64, 64 गुणे 5 करेंगे तो 320 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सी में। चलिए अगला प्रश्न। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर उसका 4%। तो 4% वृद्धि दर हो रहा है, मतलब कि अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं बटे में तो 1/25 हो जाएगा। मतलब अभी इस साल 25, अगले साल 26, फिर अगले साल 25, फिर 26 हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से वृद्धि दर हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे तो 25% 625 एक साल था, तो अगले साल 26 का स्क्वायर मतलब 676 हो जा रहा है। तो वर्तमान में 625 है, मतलब कि 625 रेशियो के दिया गया है 12 लाख। ठीक है, कह दें सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो 12 लाख ये 625 रेशियो के हो जाएगा। तो यहाँ से एक रेशियो निकालेंगे तो 625 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1920। तो 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 676 रेशियो के हो जाएगी। तो 676 रेशियो मतलब 1920 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये कितना मान हो जाएगा, ये आ जाएगा 12,97,920। आप गुणा करके देख लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा 12,97,920। तो आंसर ए पार्ट इसका सही है। ठीक है, चलिए मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। मैथ में दिया गया है राजेश 27.5 रुपये का खिलौना खरीदता है और इसे 28.6 रुपये में बेचता है। तो ये परसेंटेज लाभ बताना है। तो 28.6 में बेचता है, 27 में 5 में खरीदा था, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, दशमलव लगेगा, 1.1 आ जाता है। 1.1 रुपये का लाभ होता है कितने पर, 27.5 रुपये पर। इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज लाभ पता चल जाएगा। यहाँ से दशमलव हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ, तो 11/275 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 25 चौका 100, 25 एकम 25, 2 25 एकम 25। इस तरीके से 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4%। तो 4% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके क्वेश्चन जो हैं वो होंगे हिंदी के। चलिए हिंदी के क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में इसे बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होता है, वर्ण होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है।
अगले प्रश्न में बताना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुआ है इनमें से। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुआ है सौर सैनी संस्कृति से। आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 50 कंप्लीट हो चुका है, 50 और बाकी है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो उसको कहा जाता है अर्ध तत्सम। क्या कहते हैं, ना वो तत्सम होता है ना तद्भव होता है, तो बीच वाला जो होता है उसको अर्ध तत्सम कहते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची बताना है हिमांशु। हिमांशु का पर्यायवाची क्या होता है। तो हिमांशु का पर्यायवाची निशाचर, जो कि गलत दिया गया है। निशाचर नहीं होता, निशाकर होता है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, निशाकर होता है। निशाचर मतलब इसका पर्यायवाची राक्षस का पर्यायवाची हो जाता है, और निशाकर जो होता है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो शशि इसका अन्य पर्यायवाची होता है। हिमकर होता है, ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची। राकेश होता है, रजनीश होता है, रजनीश हो गया, चांद होता ही होता है, मयंक भी होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। सुधाकर होता है, ठीक है, सुधाकर, सुधांशु होता है। तो इस तरीके से ये सभी हिमांशु के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और निशाचर जो है राक्षस, दैत्य, असुर का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत थे, इसका सही आंसर निशाकर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न में हमें बताना विपरीत अर्थ वाला विकल्प। अंतरंग का विपरीत बताना है। अंतरंग का विपरीत होता है बहिरंग। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न में हमें बताना अनेकार्थी शब्द। अजन्मा, अजन्मा मतलब जो जन्म न लेता हो, यानी कि ईश्वर। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, निर्वात का समानार्थी। तो निर्वात मतलब जहाँ पे हवा ना हो, तो बिना हवा वाला। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो वाक्यांश में एक शब्द बताना है बिना पलक गिराए हुए। इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं अनिमेष। क्या प्रयोग करते हैं, अनिमेष का प्रयोग करते हैं। आंसर ए पार्ट है। विलोम बताना। अश्लील का विलोम क्या होता है। अश्लील का विलोम होता है श्लील, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इनमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है। गलत में देखते हैं तो हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, जो कि गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, शुद्ध गाय का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शुद्ध गाय का शुद्ध घी होना चाहिए था, तो इसलिए गलत है। बाकी सारे सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में हमें स्त्रीलिंग बताना है, वो भी शेर का। शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है। शेर का स्त्रीलिंग होता है शेरनी। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी हमें चुनना है। इनमें से अगर देखा जाए तो जो सी पार लिखा हुआ शुद्ध लिखा हुआ है। मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। क्या होता है, मिष्टान। ठीक है, मिष्टान होता है, तो ये सही होता है, ये मिष्ठान गलत होता है। अगला प्रश्न, पानी शब्द का वचन क्या है। पानी मतलब किस प्रकार का वचन है। तो पानी जो होता है सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मैंने किड्स के लिए कपड़े खरीदे। इसमें से बताना है कि किस प्रकार का कारक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए किड्स के लिए कपड़े खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे के लिए शब्द आ गया। तो के लिए परसक जो होता है संप्रदान कारक होता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। आप सबकी राह देख रहे हैं। रेखांकित मतलब आप जो रेखांकित किया हो, इसे सर्वनाम कौन सा है ये बताना है। तो इसमें सर्वनाम की बात करेंगे तो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। तो दुष्चरित की अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार की विशेषता बताता है किसकी, व्यक्ति की। तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्रिया बताना, इनमें से क्रिया क्या है। मेरे घर से मेरी दादी माँ खाना बनाती है। यहाँ पे क्रिया क्या है। तो क्रिया की अगर हम बात करेंगे तो बनाती है शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाता है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए था, पढ़ा था मतलब कि ये पास्ट में चला गया, पढ़ेगा फ्यूचर में हो गया, खेल रहा था ये भी पास्ट में है, जाता है ये प्रेजेंट में है। तो वर्तमान काल हो जाएगा सी पार्ट, वो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं। जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है उसको हम कहते हैं भाववाच्य। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रेखांकित वाक्य जो सुंदर है, रानी अत्यंत सुंदर गाती है। अब सुंदर शब्द क्या है। सुंदर शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब गाती है। गाना शब्द किस प्रकार गाती है, सुंदर गाती है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
71 से लेकर 75 तक जो क्वेश्चन है ये आपके गद्यांश हैं। गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी, ठीक है। अब जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे और जो रेखांकित अंश है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप उचित व्याख्या कर पाएंगे कि उसका मतलब होता है पुस्तकालय भारत की प्रसिद्धि के कारण हो रहे हैं। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, फारस प्रभुत्व, सुदूर देशों स्थिर देशों के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। ये भारत के अतीत गौरव का कारण है। तो ये इसका अर्थ बनता है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका उचित शीर्षक जो आएगा वो आएगा पुस्तकालय और भारत, ठीक है। साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो होता है पुस्तकालय, ठीक है। और पुस्तकालय में संधि विच्छेद क्या होता है? तो पुस्तक प्लस आलय इसका संधि विच्छेद होता है, जो कि ये पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय किसका जीता जागता इतिहास है? तो जब आप पढ़ेंगे गद्यांश को तो आपका आंसर निकल के आएगा सभ्यता का। सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इंग्लिश के होंगे। चलिए देखते हैं। ही ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन ड्रेसिंग एज ए वुमन, यहाँ पे भरना है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है कि वो एक महिला का वेश धारण करके जेल से बाहर निकला। तो यहाँ पे प्रिजन ड्रेसिंग एज ए करके है, तो यहाँ पे किसी का वेश जब धारण किया जाता है इस प्रकार के शब्द में तो कौन सा वाक्य यहाँ पे लगेगा? तो वो हो जाएगा बाई, ठीक है। प्रिजन बाई ड्रेसिंग एज ए वुमन के द्वारा, ठीक है, ड्रेसिंग के द्वारा। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। वी मस्ट एलिमिनेट द रिच एंड द पुअर, मतलब कि हमें अमीर और गरीब के बीच के अंतर को जो है ख़त्म करना चाहिए। तो गरीब और इनके बीच बीच की बात कर रहे हैं, इनकी बिटवीन हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो डिस्पैरिटी बिटवीन हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। फाइंड आउट द प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में हमें प्रेडिकेट बताना है। यू सिट डाउन, इसमें प्रेडिकेट क्या होता है? तो देखिए सब्जेक्ट को छोड़कर जो चीज़ें रह जाती हैं वो सभी प्रेडिकेट होता है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट सिट डाउन। फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस, सब्जेक्ट बताना है। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे है अ सिक रूम। आंसर बी पार्ट है। फाइंड आउट द नाउन ऑफ अंडरलाइन वर्ड इनोसेंस। इनोसेंस किस प्रकार का नाउन है? तो इनोसेंस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रहमान जो अंडरलाइन है ये किस प्रकार का नाउन है? तो ये एक तरीके से नाउन हो जाएगा प्रॉपर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा प्रॉपर नाउन। वॉइस में चेंज करना मतलब एक्टिव वॉइस दिया गया है, पैसिव वॉइस में बताना है। टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी, इसको अगर हम पैसिव बनाते हैं तो बनता है यू आर आस्क्ड टू टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी, मतलब कि अगर किसी चीज़ को कहा जाता है, मतलब कि सर्वेंट को कहो कि चाय बनाए, तो इस तरीके से में उसके आगे हम लगा देते हैं पैसिव में यू आर आस्क्ड टू, ताकि इसके बाद जो वाक्य है उसी को उतार देते हैं और वो पैसिव वॉइस में हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, सी वर्कड टू अर्न हर लिविंग, इसको भी हमें पैसिव में बनाना है, एक्टिव में दिया गया है। तो यहाँ पे इसका पैसिव हो जाता है फॉर अर्निंग मनी वर्क वाज डन बाय हर। तो यहाँ आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउन, प्रोनाउन भरना है। दिस इज द पैराग्राफ अबाउट द टीचर इज टॉकिंग, मतलब ये वही पैराग्राफ है जिसके बारे में टीचर बात करें और यहाँ पे है हमें बात करना है पैराग्राफ जो है निर्जय, तो यहाँ पे व्हिच भरा जाएगा, ठीक। व्हिच द टीचर इज टॉकिंग। द ज्यूरी हैज़ गिवन वर्डिक्ट, तो ज्यूरी एक तरीके से निर्जय में आएगा तो यहाँ पे इट्स हो जाएगा, ठीक है। ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ब हमें बताना है अगले वाले क्वेश्चन में। यू कैन ओनली गेस, यहाँ पे एडवर्ब क्या होगा? तो एडवर्ब यहाँ पे ओनली हो जाएगा, ठीक है। सी सिंग वेल इनफ, यहाँ पे वेल एडवर्ब है। आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब लाई सुटेबल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताना है, अप्लाई करना है। द प्राइज वाज वन बाय हिंदू, यहाँ पे क्या बनना है? तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, द फर्स्ट प्राइज वाज वन बाय हिंदू। आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव होगा? फर्स्ट होगा। सडनली देयर अरोज अ स्टॉर्म, यहाँ पे कौन सा जो है एडजेक्टिव लगेगा? तो यहाँ पे लग जाएगा वायलेंट, ठीक है। वायलेंट लग जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब भरना है यहाँ पे। मी योर हैंड, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सो हो जाना चाहिए, सो मी योर हैंड, ठीक है। यू डैश योर शर्ट डर्टी, तो कौन सा यहाँ पे वर्ब का फॉर्म लगेगा? तो यहाँ पे लग जाएगा हैव मेड, ठीक है। यू हैव मेड योर शर्ट डर्टी। अगले प्रश्न में हमें आर्टिकल बताना है। आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा कि द लगेगा? तो यहाँ पे देखिए क्लासिकल म्यूजिक जो फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ के बाद में कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आई मेट अ बॉय इन स्टोर, मतलब कि मैं एक लड़के से स्टोर में मिला और स्टोर में कोई
कोई लड़का था तो कोई के लिए यहाँ पे ए का प्रयोग करके, ठीक है, एनीवन, तो ए का प्रयोग हो जाए अ बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी यूज सिंगुलर वर्ब फॉर्म विथ गेम्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दियर रूल, ठीक है। अब ये जो रूल है ये किस गेम में प्रयोग किया जाता है, तो एक प्रकार का गेम है डार्ट्स, डार्ट्स गेम, जिसमें ये रूल प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से डार्ट्स इज ए एंजॉयबल गेम हो जाएगा आंसर इसका बी ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, तो सू का जो है बहुवचन जो होता है वो शूज हो जाएगा, पर्सन का पीपल, चाइल्ड का चिल्ड्रन, लेकिन पुलिस का पुलिसेस गलत है, पुलिस का पुलिसेस नहीं होगा, ठीक है। पुलिस जो होता है प्लूरल नाउन होता है दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। तो ये प्लूरल वर्ब होता है इसका, पुलिस पुलिस ही प्लूरल वर्ब होता है, पुलिसेस नहीं होता। तो यही गलत रिस्पॉन्स, बाकी सारे सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाउन इज कंपोज्ड ऑफ मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल मतलब बुल जो दिया गया है, बुल का काऊ मतलब बैल का गाय, ये मेल फीमेल सही रूप से दिया गया, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स कंप्लीट द एनोलॉजी, कॉक इज टू हैन एज बोर इज टू, क्या होगा, मतलब कॉक इज टू हैन मतलब कॉक मीन्स मुर्गा, हैन माने मुर्गी, तो बोर मतलब कि इज, बोर क्या होगा, बोर मतलब क्या होता है, बोर मीन्स होता है सुअर, तो सुअर का जो मादा होता है मतलब स्त्रीलिंग वो क्या होता है, वो शो होता है, शो, जो कि ये पार्ट में दिया है, इसका मतलब मादा सुअर। टेंस बताना है, पैसेंजर टू स्मोक इन द ट्रेन, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा 98 का डी पार्ट, यहाँ पे आर नॉट अलाउड हो जाएगा, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। सम पीपल से दैट इट इज़ बेटर टू फॉर टूडे, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे हम भरेंगे लाइव, ठीक है। सम पीपल से दैट इट इज़ बेटर टू लिव फॉर टूडे। फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस, स्टॉप, टेक योर हैंड्स ऑफ मी। अब ये जो वाक्य के अंत में जो लगा हुआ है चिन्ह, तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह, तो यहाँ हो जाएगा डी पार्ट, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।